Hello students. So now we have done the basic introduction plus some numericals on each topics of mechanics है ना. Mechanics में statics portion के centroid के ऊपर introduction session plus numericals, then resultant के ऊपर basic introduction plus numerical, then how to find out the support reaction of beam, कैसे calculate करने का, equilibrium conditions क्या होती है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर अलग अलग टाइप के सपोर्ट रिएक्शंस है तो सपोर्ट हटने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर देयर, देन वो सपोर्ट को हटा के हम लोग कैसे कैसे रिएक्शंस अप्लाई करते हैं. देन वी हैव डन विद द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के अंदर खाली प्रॉब्लम किसका था, ब्लॉक्स का, वो हमने देखे. सो वी हैव डन statics portion and then we have done the 3D forces. 3D forces बोले तो forces in space, उसका resultant देखा, उसका basic introduction देखा. So for each statics portion we have done basic concept of each chapter, साथ में 1 2 numericals on each topics. Okay बच्चों. And one more topic, dynamics में kinematics is already done. So today I'll start with the kinetics of particles. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द डायनेमिक्स. डायनेमिक्स क्या है बच्चों, ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी का व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड और बॉडी इज अंडर मोशन. तो डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन. सो अभी मोशन हो रहा है, मोशन का स्टडी करना है बच्चों. मोशन का स्टडी करने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी कितना दूर चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वेलोसिटी आया, कितना एक्सीलरेशन आया और कितने टाइम में आया. सो इसीलिए मोशन के जो डायमेंशंस होते हैं उनको कैलकुलेट करना इज कॉल्ड एज मोशन स्टडी बेसिकली. सो ये 4 डायमेंशन है बच्चों, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है. ये 4 चीज कैलकुलेट करना है बेसिकली अपने को. जब ये 4 चीज कैलकुलेट करना है सो हमको स्टडी ऑफ मोशन करनी है, मतलब ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है. ये चारों चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम कभी कभी क्या यूज करते हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम पता ही नहीं रहता है कि वो मोशन हो क्यों रहा है, खाली हमको ये डील है कि हमको भैया चारों को कैलकुलेट करना है. इसीलिए हम वो चारों का कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन which we have done in kinematics of particles. So that's why काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. जब हम कॉज को कंसीडर नहीं करते हैं कोई भी स्टडी करने के लिए, मोशन स्टडी करने के लिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स. इसीलिए जो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस पढ़े थे बेटा आप लोग, उसका नाम है काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन तो है लेकिन उसका नाम काइनेमैटिक्स क्यों पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर हमने कहीं पर भी मोशन क्यों हो रहा है, मतलब मोशन फोर्स की वजह से हो रहा है, मोशन वेट के वजह से हो रहा है, मोशन मास की वजह से हो रहा है, या एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स. सो काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलरेडी डन. नाउ द सेकंड पार्ट इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल. सो काइनेटिक्स का डेफिनेशन होता है बच्चों, ये चारों चीजें हमको पढ़नी है. डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सीलरेशन पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, लेकिन क्यों हो रहा है वेलोसिटी वो पढ़ना है, क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पढ़ना है. ये चारों चीजें कैलकुलेट तो करनी है, बट व्हेन विल कंसीडर व्हाई दैट इज हैपनिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, then that is called as kinetics of particle. So second module in dynamics is kinetics of particles. So what is kinetics of particle? It is the branch of dynamics. It is branch of dynamics which deals with the study of motion. With consideration of cause of motion. With consideration of cause of motion.
So this is basically kinetics of particles. So kinetics of particles में बेटा ना broadly we have 3 to 4 things. One thing is basically called as D'Alembert's principle, that is Newton's second law. Because हम force apply करते हैं बेटा, so Newton's के second law के बारे में आप लोग ने सुना रहेगा. Newton's second law of motion is what? When the force is applied, तो जो भी force apply किया है that depends on the rate of change of momentum. So based on that, उसी इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने को हम लोग बोलते हैं D'Alembert's principle. I'll tell you exactly what is D'Alembert's principle afterwards. So this is the first topic in kinetics of particles. Second topic is work energy principle. Work energy principle now Mumbai University इसमें से निकाल दिया. There is work energy principle for the other university. The third one, there is impulse momentum theorem and collision. So impulse momentum is also not here for the Mumbai University. And then impact collision, that is momentum. Impact collision is there for the Mumbai University. तो basically kinetics of particles में 4 चीजें हमको पढ़नी होती है बेटा. D'Alembert's principle, that is basically Newton's second law का एक formatting है वो. So Newton's second law, second is work energy principle, third is impulse and momentum, the fourth one is impact collision. तो इसमें से फिलहाल I'll go with the Mumbai University का पहले 2 चीजें, one is D'Alembert's principle and impact collision. ठीक है बच्चों. So I'll tell you what exactly is D'Alembert's principle. What is D'Alembert's principle? न्यूटन सेकंड लॉ क्या बच्चों, अगर आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा याद होगा, फोर्स इज dp बाई dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. उसको प्रॉपरली हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं, तो दैट इज p2 माइनस p1 अपॉन t, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू mv2 माइनस mv1 अपॉन t. हम m कॉमन लेते थे बच्चों, v2 माइनस v1 अपॉन t. Change of velocity upon time was called as mass into acceleration. This is force basically बच्चों. तो this F is equals to ma है ना, ये force is equal to mass into acceleration बचपन में पढ़ा तुमने, right? So actually क्या हुआ, ये force तुमने अप्लाई किया तो इसके वजह से इस मास के अंदर एक एक्सीलरेशन आ गया. So F is equal to ma, ये तुमने force अप्लाई किया था बाहर से, जो भी टोटल फोर्स तुमने अप्लाई किया, सो नेट फोर्स के वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या आया, एक्सीलरेशन. सो उसके वजह से वो एक्सीलरेट हुआ. इसका मतलब अगर मैं प्रॉपरली फॉर्मेट में लिखूं बच्चों, सो ये मेरा एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसके ऊपर मैंने इधर से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. इसका मतलब मेरा इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर, तो राइट साइड में 4 न्यूटन का फोर्स लगा. 4 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये मेरा बॉडी इधर की तरफ एक्सीलरेट होगा. सो दिस 4 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो ये मास अगर तुमको दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन का वैल्यू. यस और नो, यही करते थे. सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपने बेसिक चीज पढ़ी है, दो चीजों को इक्वेट कब कर सकते हैं, जब दोनों का यूनिट सेम होगा. इसका मतलब यह है कि ये फोर्स न्यूटन है, इसको तुमने इक्वेट किया बच्चों, इसका मतलब ये भी एक टाइप का फोर्स है. तो ये तुम्हारा टोटल फोर्स है और ये भी तुम्हारा एक टाइप का फोर्स है, जिस फोर्स को बोला जाता है बच्चों इनर्शिया फोर्स. कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा, इनर्शिया फोर्स. सो अगर मैं इसको Fi बोल दूं तो ये मेरा टोटल फोर्स हो गया, इक्वल टू ये भी मेरा एक टाइप का फोर्स है जो एक्सीलरेशन की वजह से आ रहा है. इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, Fi.
और इस फोर्स को मैं इधर लेके आया, सो टोटल फोर्स माइनस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिस भी डायरेक्शन में मेरा बॉडी चलने वाला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसका नाम है इनर्शिया फोर्स, विच इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये एमए वाला फोर्स हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगेगा, जो भी नेट फोर्स का डायरेक्शन है उसका उल्टा डायरेक्शन। माइनस साइन क्या दिखाता है बच्चों, माइनस साइन ये दिखाता है कि अगर मेरा एक फोर्स राइट में जा रहा है, दूसरे फोर्स के सामने तुमने माइनस चिपकाया है, इसका मतलब उस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है। तुमने किसी को अगर प्लस अज्यूम किया है तो दूसरा वाला फोर्स क्या होगा बच्चों, माइनस। सो यहाँ पे क्या समझा हमको, टोटल फोर्स जो सेकंड लॉ लिखते थे F इज इक्वल टू एम ए, अभी उसी का डेफिनेशन जरा चेंज होके क्या हो गया बच्चों, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स टोटल सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जब भी बच्चों हम ये बोलते हैं कि मेरा सब फोर्स का एडिशन 0 हो गया तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन अब ये डाउट आता है कि सर अगर मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो मूव होगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। इस फोर्स के वजह से बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ रहा है, उसी एक्सीलरेशन को हमने इनर्शिया फोर्स बोला है। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दिखाता है, इसीलिए उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जबकि इसमें बॉडी में एक्सीलरेशन होता है, बॉडी मूव होते रहता है, इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाई डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर मोशन है, एक्सीलरेशन है, इसका मतलब दैट इज इन मोशन, दैट इज इन डायनामिक्स मोड। बट टोटल फोर्स का एडिशन 0 आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो सम ऑफ ऑल द फोर्स माइनस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। यहां से अपने को क्या समझा, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, मतलब इनर्शिया फोर्स भी उसके अंदर काउंट हो गया। बट इनर्शिया फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा बच्चों, हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा बच्चों, इनर्शिया फोर्स। उसकी वैल्यू कितना होगी बच्चों, एम ए। कितनी होगी, एम ए। तो जैसे अगर याद होगा कि हमने एक फ्रिक्शन करे थे, इफ माई बॉडी इज लाइक दिस वे, इसके ऊपर हमने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बच्चों। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाना चाहूं, सो इफ माई एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, उस फोर्स का नाम होगा इनर्शिया फोर्स विच इज कॉल्ड एज एम इंटू ए। अगर ये बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, सो याद होगा बच्चों आपको वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता था, दैट F वाज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। सो कभी भी अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन, सो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्स माइनस inertia force is equal to 0. This is what is the way. That is nothing but dynamic equilibrium condition, which is nothing but summation of all the force minus inertia force is equal to 0, or summation of all the force in x direction is 0, summation of all the force in y direction is 0, provided because of acceleration there is force Fi which is ma, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। and the second one, because of friction
देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, दैट इज म्यू एन, and is also again direction is opposite to the direction of motion. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीएलम्बर्ट्स, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ को ही बेटा हम लोग डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि टोटल फोर्स का एडिशन और इनर्शिया फोर्स ऑलवेज ब्रिंग्स द बॉडी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम when external force is applied on the body, because of that there will be acceleration, and because of the acceleration there will be inertia force, and that inertia force will bring the body in the equilibrium. But कौन सा equilibrium बच्चों? Dynamic equilibrium. कौन सा equilibrium बच्चों? Dynamic equilibrium. Equilibrium, why we are saying at equilibrium? Because total force का addition is coming 0. So ये कौन सा force है? All the external force. Which is this force? It is inertia force. Inertia force किसके वजह से आता है बच्चों? Acceleration के वजह से आता है। एक्सीलरेशन के वजह से कौन सा फोर्स आएगा? इनर्शिया फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होगा? ma, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके बच्चों, नाउ द सेकंड थिंग इज, इफ यू रिमेंबर दैट impact collision, basically what is collision first of all and impact is sudden force acting on a body. So if two bodies are coming from the two different directions, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों. So what will happen? इसका स्पीड अगर कम होगा, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इसका स्पीड दिया हुआ है. इफ योर u2 इज ग्रेटर देन u1, सो किधर तो भी जाके ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे. दोनों कोलाइड हो गए, इसी को बोलते बेटा कोलिजन हो गया. क्या हो गया बच्चों? दोनों मिल गए, दैट इज कोलिजन. एंड इफ बोथ आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन ऑल्सो देयर विल बी कोलिजन. Something else, if they are coming from different direction, then also they will be collide. So अगर दोनों का एक्सिस सेम लाइन पे अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों का 1-to-1 कोलिजन हो रहा है बेटा, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल इम्पैक्ट. और अगर किसी इंक्लाइंड डायरेक्शन से आके वो लोग एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, पूरा का पूरा बॉडी नहीं आता है, इंक्लाइंड वे में अगर आते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक इम्पैक्ट. क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक. और अगर सेंटर टू सेंटर कोलिजन होता है, या फिर अगर जरा सा भी सेंटर से हटके होता है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक. सो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर्स. सो कोलिजन में एक चीज अगर याद होगा बेटा, देयर इज वन थिंग यू हैव डन, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहां पर दोनों चीज, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर कंजर्व्ड. कंजर्व मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बोथ आर सेम. सो बाय डिफॉल्ट देयर इज वन थिंग which is law of conservation of momentum. There is law of conservation of momentum. What is law of conservation of momentum बच्चों? If two bodies are colliding with each other, one is having mass m1, second is having mass m2, one का speed is u1, second का speed is u2, ये दोनों अगर एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, सो और कोलिजन के बाद इनका स्पीड अलग हो जाता है. एक का स्पीड v1, दूसरे का स्पीड v2. मास पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मास पे कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो फाइनल वेलोसिटी इज v1 एंड v2. मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन.
बच्चों व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। जो पहले पढ़ा था वो मोमेंट पढ़ा था, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ डायनेमिक्स में जो पढ़ रहे दैट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, धक्का लगने के पहले का मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज m1u1 प्लस मास इनटू वेलोसिटी दैट इज m2u2, which is equal to, this is momentum before collision and this is momentum after collision, that is m1v1 plus m2v2. This is my law of conservation of momentum. It is irrespective everywhere that momentum is conserved. If your external force is not there, अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं कर रहे बेटा, तो बाय डिफॉल्ट देयर विल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम विल बी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट if external force applied on the body is zero. So this is what is the law of conservation of momentum. ठीक है बच्चों? And the second condition is there is one thing which is called as, किसी बॉडी में कितना इलास्टिसिटी है, कोई भी बॉडी का इलास्टिसिटी मापने के लिए कि जब दो बॉडी एक दूसरे को कोलाइड होते हैं तो उनका वेलोसिटी कितना चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज के बेसिस पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी ऑफ अ body, and that is called as coefficient of restitution. What is that? Second terminology, which is E. E is nothing but what? Coefficient of restitution. So what is this? In general भाषा में that is shown as change of final velocity to the change of initial velocity. क्या बच्चा? It is the ratio of change of final velocity to the change of initial velocity. This is the definition of coefficient of restitution. What is that? Change of final velocity, that is v2 minus v1, change of initial velocity, that is u1 minus u2 of these two body. अदरवाइज अगर एक ही बॉडी है तो हम लोग v by u लिखते बच्चों. ओके बेटा. नाउ द सेकंड थिंग, इन अदर वर्ड दैट इज आल्सो डिफाइंड एज, ये जो वेलोसिटी है ना बेटा, दिस इज फाइनल वेलोसिटी. इस टाइम पे दोनों बॉडी अलग अलग होते हैं, और जब इनिशियली वो लोग इनिशियल स्पीड से चलते हैं ना, तो स्पीड पे दोनों साथ में पहुंचते हैं. अगर आप इधर देख रहे होगे, सो ये पहले u1 से जा रहा था, u2 से जा रहा था, ये u1 से जा रहा था. ये कभी एक दूसरे को मिलेंगे व्हेन योर u1 इज ग्रेटर देन u2. इसका स्पीड इससे ज्यादा होगा तो ही ये इसको मिलेगा. इसको बोलते हैं बेटा, जिस स्पीड से ये एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं ना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. एक बार कोलिजन होने के बाद दोनों सेपरेट हो गए, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो दो चीजें हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इसीलिए दूसरा डेफिनेशन आता है बेटा इसका, इट इज द रेशियो ऑफ velocity of separation to the velocity of approach. This is E. So generally होता क्या है? E is giving you the correlation between velocity and u1 and u2. So इस इक्वेशन से अपने को दो वेलोसिटी का रिलेशन आता है, v1 और v2 का. और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मास m1 मास m2 u1 और u2 दिया होता है बच्चों. सो इस इक्वेशन से एक v1 और वेलोसिटी का रिलेशन आता है. सो v1 v2 अगर दोनों इक्वेशन में मुझे पता नहीं है तो मुझे दो इक्वेशन मिल गया. एक बार ये इक्वेशन यहां से मिला जिसमें मुझे m1 u1 m2 u2 मालूम है, तो आई विल गेट रिलेशन ऑफ v1 एंड v2. ये वाले फॉर्मूले में अगर मुझे E पता है बच्चों, तो E का फॉर्मूला पता है, E इज नथिंग बट v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. सो मुझे v1 मालूम नहीं, v2 मालूम नहीं है, लेकिन u1 u2 और E मालूम है. सो इस इक्वेशन से आई विल गेट वन रिलेशन. ये कब आता है? जब ओनली वन वेलोसिटीज आर देयर. क्यों? सपोज ये मेरा धरती है, धरती मैंने बॉल को फेंका, सो बॉल इज गोइंग टू कोलाइड विद द धरती. मतलब खाली बॉल को इनिशियल स्पीड रहेगा, फाइनल स्पीड रहेगा. सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे, तो उसको कोई स्पीड आने वाली नहीं, तो वो केस में वी आर गोइंग टू यूज दिस v1 v by u. सो ये दो इक्वेशन रहेंगे, दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं आप. कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे यहां पे अगर सेंट्रल इंपैक्ट है, सेंट्रल कोलिजन है, सो क्या होएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे.
तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर सपोज ये इधर जा रहा है और एक बॉडी पे ना, एक बॉडी यहां से फेंका है, यहां पे वेलोसिटी अप्लाई करा है, या फिर ऐसा मैं प्रॉपरली करता हूं। सो ये वेलोसिटी जो है ना, दिस इज v इंक्लाइंड। तो इसमें दो कंपोनेंट होएगा बेटा, एक v1 x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। सो ये कंपोनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो भी फर्क पड़ेगा ना बेटा इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज को तुमने ऐसा फेंका तो और वो बॉडी आगे, तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे उसका फोर्सेस आएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अपोज यू। बट वो जो वर्टिकल कंपोनेंट उसमें कोई अपोजिशन है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है जब ऑब्लिक इंपैक्ट होता है ना बेटा किसी बॉडी का, तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन सेम। वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, खाली कौन सा वेलोसिटी चेंज होता है उसका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो इसलिए बोला जाता है कि अगर ऑब्लिक इंपैक्ट होगा इंक्लाइंड वन, so horizontal velocity changes because of impact because of collision vertical velocity remains same. वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ता नहीं। व्हेन सेंट्रल इंपैक्ट इज देयर ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी देयर, बट व्हेन इंक्लाइंड वेलोसिटी विल बी देयर, inclined impact will be there, oblique impact will be there, then it's have two velocities, एक horizontal दूसरा vertical. So horizontal velocity में opposition होगा, but vertical velocity में कोई opposition नहीं होगा। इसीलिए vertical velocity will remain same, खाली changes जो आएगा collision के वजह से, impact के वजह से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के वजह से, उसमें खाली एक ही वेलोसिटी का चेंज आएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल चेंज इन फाइनल वेलोसिटी। एंड एक बार हॉरिजॉन्टल फाइनल चेंज वेलोसिटी आ गया और अपने को वर्टिकल कंपोनेंट पता ही है, सो बेस्ड ऑन दोस टू वेलोसिटीज वी कैन फाइंड आउट द नेट वेलोसिटी आफ्टर द कोलिशन। सो ये तीन चीजें ध्यान रखनी बेटा। डे-लंबर्ट्स प्रिंसिपल में टोटल फोर्स निकाल देना है, नेट फोर्स। दूसरा चीज, अगर बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में ma फोर्स विच इज कॉल्ड एज इनर्शिया फोर्स, उसका डायरेक्शन हमेशा उल्टा डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर सपोज कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज ऑलवेज डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। देन अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंपल व्हाटएवर वी हैव डन इन द स्टैटिक्स। नाउ द सेकंड थिंग, इंपैक्ट कोलिजन में क्या होगा बच्चों, बाय डिफॉल्ट इफ देयर इज हेड ऑन कोलिजन देयर विल बी वन प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने का। मास दिया होगा, u1 दिया होगा, u2 दिया होगा, m1 दिया होगा, m2 दिया होगा, ये चार चीज दिया रहेगा, v1 और v2 अपने को पता नहीं रहेगा, एक इक्वेशन वहां से मिलेगा। बॉडी का e दिया होगा, दैट e इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी। उस इक्वेशन में e है, u1 है, u2 है, v1 है, v2, पांच चीजें, उसमें से कोई भी चार, दो तीन रहेगा, दो नहीं दिया रहेगा, v1 और v2। सो इनिशियल इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे, यू विल गेट v1 एंड v2। कभी कभी क्या होता है, दोनों कोलिजन सेम लाइन पे नहीं होता बेटा, एक ऐसा इंक्लाइंड वे में आता है, सो उसको दो कंपोनेंट होता है, या हो सकता है दोनों इंक्लाइंड वे में आया तो दोनों को दो दो कंपोनेंट होगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस आता नहीं है, खाली कौन से कंपोनेंट में चेंजेस आता है, हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये दोनों फॉर्मूला यूज करने का, कौन सा, ई का फॉर्मूला और कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कोलिजन यही दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आता है, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम कोलिजन होगा नहीं। सो वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, जो भी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन पे फर्क पड़ेगा, वो किसका पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। मोमेंटम में जिसका फर्क पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, we need to find out horizontal component of each body, final velocity. Once we get that, vertical, horizontal दोनों को use करके we can find out the net velocity, that is nothing but same formula, v is equal to vx square plus vy square. This is what is the net value. So these are the basic introduction about the kinetics of particles. So kinetics of particles में ये दो चीजें हैं बेटा,
दो और चीजें, impulse momentum and work energy principle, but as far as Mumbai University is concerned, these are the two topics. Okay, so we'll next time we'll solve the numericals on D'Alembert's principle as well as impact collision. Okay बच्चों, thank you so much, take care, bye bye.